जो बोले सो निर्भय। जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। हो मेरे सतगुर फड़ लई बाजी हुण डर कादा, हुण डर कादा। मेरे सतगुर फड़ लई बाजी हुण डर कादा, हुण डर कादा। मेरे सतगुर फड़ लई बाजी हुण डर कादा, हुण डर कादा। मेरे सतगुर फड़ लई बाजी हुण डर कादा, हुण डर कादा। मेरे सतगुर फड़ लई सतगुर प्यारे, बाह फड़ लई मेरे सतगुर प्यारे। फड़ लई मेरे सतगुर प्यारे, बाह फड़ लई मेरे सतगुर प्यारे। बाह फड़ लई मेरे सतगुर प्यारे, बाह फड़ लई मेरे सतगुर प्यारे। फड़ लई मेरे सतगुर प्यारे, बाह फड़ लई मेरे सतगुर प्यारे। हो गए ने हुण बारे प्यारे, हो गए ने हुण बारे प्यारे। अब मैं अनुरोध करूंगा भाई अमन जी आए और संविधान की प्रस्तावना यहाँ इस मंच के माध्यम से सभी को पढ़कर सुनाएं। ये भारतीय प्रस्तावना है जो भारतीय संविधान का एक अहम हिस्सा है। भारतीय संविधान जब कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद प्रस्तावना बनाने के लिए इस पे बहुत बहस हुई कि प्रस्तावना में किन किन शब्दों का समावेश किया जाए, किन किन शब्दों का नहीं। तो ये प्रस्तावना है जो बहुत ही अहम स्थान रखती है भारतीय संविधान में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एडर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और मतबद्ध करते हैं। जय भीम, जय भारत। जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप सभी के बीच में पढ़कर सुनाई और आज का जो कार्यक्रम आप सभी को पता ही है कि महामानव डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन एक खास शख्सियत हमारे बीच में बैठी है जो आपके ही गांव से है और उनके संघर्षों को भी हमें इस मंच के माध्यम से याद करने की जरूरत है। वो आपके अपने भाई, आपके बेटे
भाई MR सरोहा जी, जिन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष किया और संघर्षों के बाद जीत हासिल की और आज वो गजटेड पोस्ट से शोभित हैं। AGM पद को उन्होंने हासिल किया। ये भी उनके लिए और आप सबके लिए बड़े गर्व की बात है। मैं चाहूंगा कि उनके लिए भी बड़े जोर से क्लैपिंग करें ताकि और बच्चे उनसे मोटिवेट होकर और आपके गांव से निकलें, आपके समाज से निकलें, ताकि वो भी बड़े बड़े पोस्टों पर जाकर शोभित हों। ऐसे इस मंच के माध्यम से कामना करता हूं। अब हमारी बिटिया शिविटी आए और अपना एक स्पीच दे। सभी अभिभावक और मेरे प्यारे ग्रामवासी, आप सभी को मेरे नमस्कार। मैं आपको मेरी तरफ से आप सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। डॉक्टर रामजी अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ था। इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से लोकप्रियता मिली। बाबा साहेब भारतीय बहुमुखी अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक थे। बाबा साहब ने दलित विरोध आंदोलनों को प्रेरित किया और अछूतों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के निर्माताओं में से एक थे। धन्यवाद। तो आप सबका यहाँ पहुँचने पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बाबा साहब के जन्मदिन की सबको पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं दी जाती हैं और सारे जो भी हमारे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें बैठी हैं, सबको मेरे साथ एक जयकारा लगाना है। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटा सा सॉन्ग 2 लाइन में रह जाना, समय आपका नहीं मिलेगा। आजा बाबा साहेब तेनू अखियां उड़ीक दियां, आजा बाबा साहेब तेनू अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां, दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दियां, दिल वाजा मारदा। आजा बाबा साहेब तेनू वास्ता संविधान दा, आजा बाबा साहेब तेनू वास्ता संविधान दा, आजा बाबा साहेब तेनू अखियां उड़ीक दियां, आजा बाबा साहेब तेनू अखियां उड़ीक दियां। धन्यवाद। जय भीम। गुरु रविदास एवं अम्बेडकर सभा गांव लोहारा की संपूर्ण टीम, आदरणीय PS लहरा जी, स्वरूप उनको भेंट करते हुए, फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हुए, उनको जय भीम का दुपट्टा पहनाते हुए और एक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का स्वरूप संविधान की प्रस्तावना सह प्रेम भेंट करते हुए गांव लोहारा की श्री गुरु रविदास सभा और अम्बेडकर सभा के तो डॉक्टर जरनैल रंगा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, इनको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का स्वरूप भेंट करते हुए श्री गुरु रविदास सभा एवं अम्बेडकर सभा गांव लोहारा हमारे एडवोकेट अमन कुमार जी आए और अपना सम्मान ग्रहण करेंगे। MR सरोहा, इन्होंने अपने
अपने संघर्षों की एक गाथा लिखी और आज डीजीएम पद पर शोभित हैं। एम.आर. सरोहा जी को सम्मानित करते हुए एक समाज के कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। प्रधान श्री अजय कुमार जी आए और सम्मान ग्रहण करें। श्री अजय कुमार जी। जय भीम। जय श्री भूषण जी, श्री रामकिशन जी आए और अपना समय यश मेहरा जी साथ में पंच प्रति करते हुए हमारे मुख्य अतिथि भाई अमन जी, ये आपका मैंने पहले अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका है। और अपने विचार रखें भाई अमित जी। सोचिए अगर बाबा साहब सिर्फ अपने लिए जीकर जाते, सोचिए अगर बाबा साहब सिर्फ अपने लिए जीकर जाते, हमारे डॉक्टर, वकील, अफसर, जज बनने के ख्वाब, ये ख्वाब सब बन जाते। जय भीम। आवाज नहीं आई। कि आज हम सभी सौभाग्यशाली जन उस महान व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जिसको समाज ने अछूत करार दे दिया गया था, लेकिन उसी अछूत ने फिर ऐसे ऐसे कार्य किए कि जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है, उन्हें छू पाना तो नीत असंभव है। आज मैं उन्हीं कार्यों के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार उन्हें केवल एक दलित नेता के तौर पर पेश किया गया, हालांकि उन्होंने देश के लिए कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने काम ना किए हो, चाहे वो बात महिलाओं की हो, चाहे वो बात मजदूरों की हो, चाहे वो बात कर्मचारियों की हो, चाहे वो बात व्यापारियों की हो, चाहे वो बात किसानों की हो, चाहे वो बात बैंक की हो, चाहे वो बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो कहते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे, तो इन सब क्षेत्रों में किए हुए काम के बावजूद क्या उन्हें एक राष्ट्र नेता के तौर पर जाना ठीक नहीं है? क्या ये उनके सभी काम एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर पहचान के लायक नहीं है? मैं उनके उन कार्यों के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत के या विश्व के ऐसे पहले फीमेल फेमिनिस्ट थे जिन्होंने पुरजोर तरीके से महिलाओं की शिक्षा की आवाज उठाई। जब भारत आजाद हो रहा था, उस वक्त दुनिया के अंदर सिर्फ दो देश थे। कौन कौन से? रूस और चीन, जहां पर महिलाओं को वोट का अधिकार होता था। आज आपके पास वोट का अधिकार है, सरकारों को चोट मारने का अधिकार है, तो आपकी मांगे की सुनवाई की जाती है, वरना कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये अधिकार आपको किसने दिया? ये अधिकार देने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। यदि बात मैं करता हूँ हिंदू कोड बिल की, हिंदू कोड बिल जिसके अंतर्गत
4 कानून बाद में पास किए गए, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये अधिकार, ये चारों कानून आपको अधिकार देने वाले थे। इन कानूनों ने आपका अधिकार क्या दिया? यदि आपका पति आपके ऊपर अत्याचार करता है तो जो आप डिवोर्स ले सक रहे हैं, वो अधिकार किसने दिया? वो अधिकार देने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। आपको अपने ना ही अपने पिता की संपत्ति में अधिकार था, ना ही अपने पति की संपत्ति में अधिकार था। ये दोनों अधिकार दिलाने वाले कौन थे? ये दोनों अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। यदि मैं बात करूं, जो हमारी साथी, जो हमारी मातृशक्ति सरकारी नौकरी करती हैं या प्राइवेट नौकरी करती हैं, नौकरी करने के दौरान जो उन्हें मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव, जिसे प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको पेड लीव मिलती है, वो किसने दिलवाई? वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। और कुछ महिलाएं फिर भी आज कहती हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो तो सिर्फ एक दलित नेता थे। मैं उन महिलाओं के लिए अपनी वो 2 लाइनें दोबारा दोहराना चाहूंगा कि जिन अधिकारों पर आप इतना इतराती हो, जिन अधिकारों पर आप इतना इतराती हो, ये है किसने? क्यों नहीं बताती हो? ये जो बैठी है आप इन ओहदों पर, जो आज सरकारी अफसर बनी बैठी हैं महिलाएं, उसके कारण बताते हैं। ये जो आप बैठी हैं इन ओहदों पर, इसका कारण है केवल बाबा साहब अम्बेडकर। इसका कारण है केवल बाबा साहब अम्बेडकर। और यदि मैं बात करूं किसानों की, विचार आती है कि उन्होंने साडे लिए की किया, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਗੂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, सेंट्रल वाटर इरिगेशन सिस्टम वो कौन लेके आया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? कौन लेके आया? नेशनल पावर ग्रिड सिस्टम, जिस सिस्टम ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ लेके आया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੂਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ B.R. अम्बेडकर ਸੀਗੇ। सोन रिवर प्रोजेक्ट वो कौन लेके आया? वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सीगे। दामोदर वैली प्रोजेक्ट वो कौन लेके आया? वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सीगे। नेविगेशन कमीशन कौन लेके आया? वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सीगे। नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड किने किता? एक करने वाले भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सीगे। जे मैं गल करा हरियाणे दी, हरियाणे दा किसानां दा सब तो बड़ा नेता होया है सर छोटू राम। जेकर किसानां नू उस दी गल दा ध्यान होवे, जिन्हां ने क्या सी, की क्या सी उन्होंने, ऐ मेरे भोले किसान दो बात ले जान, एक तो पढ़ना लिखना सीख ले, एक असली दुश्मन पहचान। पहचानो, पहचान करो कि ਤੁਹਾਡਾ दुश्मन कौन सी। भीमराव अम्बेडकर हर पासे जिस टाइम किसानां नू लोड़ पई, उन्हां दे मोढे दे नाल मोढा ला के खड़े सी। भावें ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ 1927 ਦਾ, जिस वेले छोटे किसानां दी जमीन ਵੱਡੇ किसानां नू ਦਿੱਤੀ जा रही सी सरकार ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ B.R. अम्बेडकर। 1937 ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਬੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ B.R. अम्बेडकर। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। मैं कहना चाहूंगा कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन किने बनाई? वो बनाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सन। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ हर सुख दुख ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ B.R. अम्बेडकर। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ
ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮੀਰਾ ਵਰਗ, ਉਹ ਕਮੀਰੇ ਵਰਗ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਮੀਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ 10-10 ਘੰਟੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸੜਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਹੈ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ। ਤੇ 1947 ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ। ਫੇਅਰਨੈਸ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾੜੀਆਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਵੀਰ ਜੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ? ਪਾਓ ਸੂਟ ਭਾਈ ਖਾਓ ਭੰਡਾਰਾ, ਪਾਓ ਸੂਟ ਭਾਈ ਖਾਓ ਭੰਡਾਰਾ, ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਮੈਂ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਤ ਬਣੋ, ਸੰਗਠਿਤ ਰਹੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਤ ਬਣੋ, ਸਾਖਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੋਰੇ ਦੇ ਬੋਰੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं आज ताकि साया दी कहानी सुनना चाहूँगा नारे दे नाल जेड़ा उन्हां दा नारा है जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत के नाल मैं ताड़ी दहाड़ सुनना चाहूँगा जय भीम। आवाज नहीं आई मैंने उच्चा सुनता है, थोड़ा जा जोर नाल बोलो जय भीम। हाँ जंगल च जो शेर दौड़ता है ओदी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई देती है ते ताड़ी आवाज भी ए ज्यादा दूर नहीं हैगा बेटा। जेड़ा आज दा प्रोग्राम चल रहा है यमुनानगर च ताड़ी आवाज ओते तक पहुंचनी चाहिए है। ते मैं अपने वाणी को विराम देते हुए लास्ट से यही गल कहना चाहूंगा कि
अब बाबा साहब को मानने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि बाबा साहब को मानिए, मैं कहता हूं कि बहुत माना हमने बाबा साहब को, बहुत माना हमने बाबा साहब को, अब बाबा साहब को मानने की जरूरत नहीं है। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। बहुत माना हमने बाबा साहब को, अब बाबा साहब को मानने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत किस चीज की है? बहुत माना हमने बाबा साहब को, अब बाबा साहब की मानने की जरूरत है। जो उन्होंने कहा उस पे अमल करने की जरूरत है। बाबा साहब के मानने वाले तो सभी बैठे हैं यहाँ, बाबा साहब की मानने वाले मेरे को विरले दिखाई देते हैं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए वही जय भीम जय भारत का नारा आपके सबके सामने लगाना चाहूंगा। जय भीम। धन्यवाद। ओजस्वपूर्ण अपने विचार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जीवन गाथा और पूरे मानव जगत के लिए उन्होंने क्या क्या कर्म किए, न केवल दलितों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए उन्होंने अपने काम किए और इसीलिए उन्हें महामानव कहा जाता है। और ज्ञान का प्रतीक से बराक ओबामा राष्ट्रपति अमेरिका ने उन्हें उपाधि दी, ज्ञान के प्रतीक। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सब के लिए है, क्योंकि वो भारत देश के निवासी हैं, हमारे समाज के आते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उनको याद करते रहें और बच्चों का एक कार्यक्रम है, वो बच्चे आए और अपनी प्रस्तुति दें। बाबा साहब थे बहुत महान, सब देते थे उनको सम्मान। पढ़ लिख कर बने विद्वान, लिख दिया भारत का संविधान, सबको दिया बराबरी की बात, मिटा दी ऊंच नीच की गांठ। हम सब उनको करते प्रणाम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बार बार बहुत महान, सबको देते थे सम्मान, कभी नहीं मानी हार, किया देश से खूब प्यार। पढ़ लिख कर बने विद्वान, बनाया भारत का संविधान, सबको दी बराबरी की बात, मिटाई ऊंच नीच की जात। हम सबको करते प्रणाम, भीमराव से बार बार प्रणाम। जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। आदरणीय अतिथिगण व मेरे प्यारे गांव वासियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 14 अप्रैल को हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा साहब की जयंती हम सब के लिए संकल्प का दिन है, क्योंकि उन्होंने हर समाज, जाति व पिछड़े वर्ग, मजदूरों सभी के लिए बराबर का अधिकार रखा। उन्होंने जीवन भर छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक असमानता के विरोध संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा शिक्षा, समानता और अधिकारों की बात की। उनका यह कहना बहुत प्रसिद्ध है, जो अपने अधिकारों से वंचित है वह समाज से भी वंचित हो जाता है। आज भी उनका विचार हमें एक न्यायपूर्ण और समर्थ समाज की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैं बाबा साहब की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे कि एकता से चलोगे तो इंसान क्या आसमान भी झुक जाएगा। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं,
जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पदरक्षक बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। नींद अपनी को कर जगाया हमको, नींद अपनी को कर जगाया हमको, आंसू अपने गिरा कर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महामानव को, जमाना कहता बाबा साहब उनको। नजारों में नजारे देखा पर कभी ऐसा नजारा न देखा, आसमान में जब भी देखा भीम जैसा सितारा न देखा। जय भीम। तो सभी बच्चे अच्छे बोले वैसे तो ठीक है। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे डॉक्टर जरनैल सिंह रंगा जी, बड़े भाई आए और अपने विचार रखें। स्वनिर्भर स्वनिर्भर जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। आज हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 134वें जन्म दिवस पर इकट्ठा हुए हैं और आज मुझे भी लगभग चौथी बार इस गांव में आने का मौका मिला। और जब मैं पहले दिन यहाँ पर आया और आज का जो चौथी बार इस प्रोग्राम में आया तो काफी बदलाव तो है। बाबा साहब के विचारों को लेकर के सहब श्री गुरु रविदास महाराज जी की जो पावन वाणी है, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो ते देखाओ, कि जो गुरु साहब ने हमें वो बेगमपुरा का रास्ता जो बताया था, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान के अंदर वो कानूनी रूप से वो दर्जा देकर के हमें आज यहाँ पर अच्छे हम कपड़े डाले हुए हैं, अच्छा हम खाते हैं, अच्छा पाते हैं। वो सभी संघर्ष जो है सहब श्री गुरु रविदास महाराज जी जो महापुरुष रहे, तथागत महात्मा बुद्ध और साहिब कबीर जी, गुरु नानक जी, इन सभी ने वो संघर्ष किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कानूनी जामा पहना करके वो सब अधिकार हमें दिए। अभी हमारे बीच में भाई अमित जी ने थोड़ी सी बातों में सारा जो अधिकार है उनके बारे में बताया, कानून के बारे में बताया कि एक बच्चे के क्या कानून है, बच्चे के लिए क्या है, एक गरीब आदमी अनपढ़ के लिए क्या है और पढ़े लिखे के लिए क्या है, गरीबों मजदूरों के लिए और किसानों के लिए, इन्होंने पढ़े लिखे समाज के लिए और जो आदमी जो हम सब गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए, उसके बारे में इन्होंने संक्षेप में आपको वो बात रखी। तो मैं बाबा साहब की एक बात आपको बताना चाहता हूँ। वैसे आपने पहले भी शायद कई बार सुनी होगी कि आज हम सुबह कुछ खा के आए होंगे, खाया किसने, क्या 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 खाया आपने घर में? आज किसी ने परोठे भी खाए होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन बाबा साहब को ये सब नहीं मिला, बाबा साहब को ये सब नहीं मिला। बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जब लाइब्रेरी में पढ़ते थे, लाइब्रेरी के अंदर उस समय ऐसे समय जब वो रहते थे वहां पर, जब रात को लाइब्रेरी बंद होने का समय हो जाता था, वो बाबा साहब दिखते ही थे। उन किताबों के बीच में ये नहीं पता वो कहां थे, उनको ढूंढ करके लेके आना पड़ता था। तो ये भूख जो आज हम सुबह हम कुछ खा करके आए और उसके बाद हम देखते हैं कि 12 बज के फिर उसके बाद पेट में भूख लग जाती है, फिर हम पेट के लिए देखते हैं, खाना हमारा पेट के ऊपर होता है। बाबा साहब एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर जाते हैं, एक ब्रेड का टुकड़ा, ब्रेड आपने देखा होगा कितने बड़ा ब्रेड होता है, एक ब्रेड का टुकड़ा, एक पीस वो लेकर के जाते थे। और दोपहर को जैसे वहां पे पहुंचे और उन्होंने उस ब्रेड के टुकड़े को आधे को खाया और उसके बाद पानी पिया, उसके बाद फिर पढ़ने लगे। उसके बाद जब शाम होती थी, शाम को जो बचा हुआ टुकड़ा था उस टुकड़े को खाते थे और फिर पानी पी लेते थे, उससे प्यास उन्होंने बुझाई। उनको कौन सी भूख थी? हमें भूख है सिर्फ खाने की, हम खाने के लिए जी रहे हैं, हमें भोजन की भूख है खाली,
बाबा साहब को बहुत ही एजुकेशन की, ज्यादा से ज्यादा वो शिक्षा ग्रहण करें, ज्यादा से ज्यादा वो ज्ञान अर्जित करें, उनको वो भूख थी। और वो भूख अगर हम अपने बच्चों के अंदर पैदा करें पढ़ाई की, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को खाना मत दो, लेकिन वो भूख शिक्षा के प्रति होनी चाहिए। ऐसी उनको ऐसा ज्ञान दें, ऐसी उनको नॉलेज दें, ऐसा उनको महापुरुषों को जब बाबा साहब के संघर्ष को पढ़ाएंगे तो वो बच्चे जरूर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम बड़े बड़े जाकर के जाते हैं, हम कभी किसी के जाके मत्था देखते हैं, उनकी बातें अपने घर में बताते हैं। सबसे बड़ा जो आइडियल है हमारे पास, बाबा साहब से बड़ा कोई नहीं है जिन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो आज इसी प्रकार हमारे बीच में श्री के.एस. मेहरा जी और जो एजीएम रिटायर हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और आपके सामने एक आपके गांव के आइडियल श्रीमान मंगे राम जी, वो हमारे बीच में है। तो उससे बड़ी मिसाल आपके लिए क्या हो सकती है, आपके बच्चों के लिए क्या हो सकती है कि उन्होंने कहां से शुरुआत की और कहां जाकर के उन्होंने उस क्लास 1 की नौकरी को हासिल किया। वैसे कहने को बहुत कुछ है, मैं सिर्फ एक जो कविता है उस कविता के माध्यम से कुछ जो बाबा साहब ने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से जरूर सुनना। भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब तुम्हें प्रणाम। भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब तुम्हें प्रणाम। भारत की पावन गाथा में जो आज हम गुण गाते हैं, दूसरे जा जाकर के और जगह हम गीत गाते हैं, उनकी महिमा सुनते हैं, तो मैं नाम नहीं ले लूंगा, लेकिन भारत की पावन गाथा में अमर तुम्हारा नाम, बाबा साहब का जो नाम है वो दुनिया में सबसे ऊपर है। भारत के अंदर तो है ही, लेकिन दुनिया में विश्व रत्न की उपाधि उनको मिली। भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता, भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता, हम दलितों के जीवन में ये उजियाला ना होता। अगर भीम जैसा सूरज निकला ना होता, हम दलितों के जीवन में ये उजियाला ना होता। मर गए होते यूं ही जुल्म सहकर, मर गए होते यूं ही जुल्म सहकर, अगर हमें भीम जैसा रखवाला मिला ना होता। तो आज ये देखो कि कानून हमारे साथ है, कानून है, बाबा साहब ने हमें कानून दिया, संविधान दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी आपको ताजी घटना में बताता हूं। ये गांव मोड़ी है, बरवाला के पास मोड़ी गांव है, वहां पर घोड़ी पर बैठने दिया, बगी पर बैठने दिया। वहां पर पंचायत हुई, समाज के लोग काफी गए, तो उन्होंने जब बात रखी कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं, आप यहाँ पर उनको उनके जो रथ पर बैठा करके उनको गांव में फिराया जाए। तो जब वो वहां पे उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, हम कोई कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, उसकी जो घोड़ी पर पुलिस वाली उसकी करवा दी। लेकिन जब वो वहां से चले गए तो उसके बाद वहां पर पथराव हुआ, वहां पर झगड़ा हुआ, वहां पर मारपीट हुई, वहां पर बहुत दंगे हुए। तो आज भी वहां पर केस वो पंचायतें हो रही है काफी। तो यही बात में बाबा साहब की जो बात थी कि मर गए होते ही हुई जुल्म सहकर, अगर हमें भीम जैसा रखवाला मिला ना होता। लेकिन हम अपनी आवाज को कितनी उठा पा रहे हैं, कितने हम इकट्ठे हैं। अब आज यहाँ की बात देखें कि हम गांव में कितने, हमारा जो समाज की संख्या है वो कितनी है और यहाँ पर कितने हैं। यहाँ पर वही है माता बहने की मैं आज बधाई देता हूँ कि सभी सबसे ज्यादा ये बैठी है यहाँ पे, सबसे ज्यादा इनके क्योंकि मैं मानता, मेरा मानना ये है कि जो पिता है वो बच्चे को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करता है, काम धंधा करता है, सुबह निकल जाता है। लेकिन माताएं बहनें जो भी यहाँ पर बैठी हैं वो घर में रहती हैं, वो बच्चा उनके हाथ में है कि बच्चे को क्या बनाना चाहती हैं। एक चोर बना सकते हैं तो वो भी माता के हाथ में है, एक जुआरी बना सकते हैं वो भी माता के हाथ में है, एक महापुरुष बना सकते हैं तो वो भी माता के हाथ में है। तो आपने सोचना है कि आपने क्या बनाना। तो दलित समाज सुधारक को बाबा साहब कहते हैं, जलते दीपक बन गए सदा हमारे दिल में रहते हैं। अमीरों का दिया हर अत्याचार सहा था उसने, अमीरों का दिया
हर अत्याचार सहा तक उसने, फिर भी 2 वक्त की रोटी भी कमा ना पाया था। कि आप ये देखिए कि आज हम यहाँ पर हमारे लिए भंडारे चल रहे हैं, भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और उसके अंदर काफी आपको अच्छा पकवान भी मिलेगा। तो बाबा साहब को यह सब नसीब नहीं हुआ, उसको नहीं मिला ये सब कुछ। उसने हमारे लिए वो सब कुछ छोड़ दिया, स्वार्थ को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया। 4 बच्चे उसके बगैर दवाई के मर गए। अपनी गरीबी को आगे, अपनी गरीबी के आगे वो बेबस नजर आया था कि उसकी जो पत्नी थी माता रमा भाई, तो बाबा साहब जब विदेश में पढ़ने गए हुए थे तो बाबा साहब को वहां पैसों की जरूरत पड़ी और वो पैसे कुछ उसकी पत्नी माता रमा भाई ने, ये कहते हैं ना उपले बोलते हैं, गुस्से बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, वो उन्होंने उसकी पत्नी माता रमा भाई उसको गुस्से को बात करके उनको सुखा करके बेच दी थी। उसको बेच करके जो पैसे इकट्ठे किए थे, तो बाबा साहब का लेटर आ जाता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, रमा अगर हो सके तो वो आप कुछ पैसे मुझे भेज दें। माता रमा ने वो पैसे बेटी इंदू, उसकी बेटी का नाम इंदू था, उसकी इंदू की बीमारी के लिए रखे थे, उसको इलाज कराना था। तो उसने सोचा कि मेरे सामने 2 ऐसी विडंबनाएं हैं कि मैं अगर पैसे साहब को ना भेजूं तो भी दिक्कत, अगर बेटी का इलाज ना कराऊं तो भी दिक्कत। तो उन्होंने साहब के लिए, बाबा साहब के लिए वो पैसे देने उचित समझे और उसके बाद जैसे वो पैसे वहां भेजे, कुछ समय के बाद बेटी इंदू की डेथ हो जाती है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने कितने संघर्षों के साथ हमें इतना बड़ा महान योद्धा हमें दिया, फिर भी 2 वक्त की रोटी भी कमा ना पाया था। फिर हुआ एक चमत्कार, फिर हुआ एक रोज चमत्कार, इस धरती पर मसीहा बनकर खुदा धरती पर आया था। क्योंकि जब बाबा साहब वो शख्सियत बनकर के वहां से आए तो देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था, गिरे हुए को उन्होंने स्वाभिमान सिखलाया था, जिसने हम सबको तूफानों से टकराना सिखाया था। अब मंगेराम जी बैठे हैं कि इन्होंने जो ये नौकरी पाई है ना, तो ऐसे नहीं पाई, ये बाबा साहब ने वो संघर्ष करना सिखाया, बाबा साहब ने वो सब सिखाया, जिसने हम सबको तूफानों से टकराना सिखाया था। देश का वो था अनमोल दीपक, देश का वो था अनमोल दीपक जो बाबा साहब कहलाया था। तो आज बाबा साहब की फोटो अपने घर में लगाएं, लेकिन उस फोटो के अंदर उसके कैरेक्टर को देखें, उसके चरित्र को देखें। ये उन्होंने क्या किया, उसके फोटो के अंदर जो उनकी मासूमियत दिखती है, जो उन्होंने संघर्ष किया, वो सब दिखता है। अपने बच्चों को वो बताएं और ऐसी उनके बारे में आज नेट पे बहुत कुछ है बाबा साहब के बारे में। जब आप पढ़ोगे तो वहां पे गूगल में सर्च करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा बच्चों के लिए। गलत चीज उसके अंदर ना देखें, गलत कि ये अच्छा है बाबा साहब को पढ़े, शायद श्री गुरु रविदास महाराज जी को पढ़े। तो मेरे शब्दों के साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर समिति लोहारा की तरफ से पहले आपका स्वागत करते हैं यहाँ पे। और जैसे आज सभी को पता है कि हम इकट्ठे क्यों हुए हैं, डॉक्टर बाबा साहब के विचारों को, उनके जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। डिटेल में आपको जैसा अमित सर ने बता दिया बाबा साहब के बारे में, जीवन के बारे में, और ये प्रोग्राम काफ़ी दिनों से लगातार चल ही रहे हैं। इनके कारण है ये प्रोग्राम क्यों कराए जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सोशल गैदरिंग इकट्ठी करने के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आप लोगों में कुछ उम्मीद दिखती है हमें, जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, उम्मीद दिखती है बच्चों में कि माइक थोड़ा ऊपर, बच्चों में उम्मीद दिखती है कि हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं, तभी प्रयास किए जाते हैं। प्रयास उसी चीज़ के लिए किए जाते हैं जहाँ पे उम्मीद दिखती है।
बाबा साहब के जीवन के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कुछ पता चल रहा होगा, उनके संघर्ष के बारे में पता चल रहा होगा, उपलब्धियों के बारे में पता चल रहा होगा। पर अभी काफ़ी दूर जाना है, हमें काफ़ी दूर जाना है। उसके लिए धीरे धीरे लगातार इस सोच के साथ बने रहना है। सोच के साथ बने रहने का तरीका क्या है कि जो हमारी संगोष्ठियाँ होती हैं उनमें आना है, आपने सुनना है उसको ध्यान से, क्योंकि उनके बारे में एक बार में या कुछ घंटों में डिटेल में नहीं बताया जा सकता। जो उनके विचार रहे हैं, जो उनका संघर्ष रहा है, उनको उनके बारे में जानने के लिए उनको पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, जीना जरूरी है। जब आपको पता होगा उनको याद रखने का तरीका कोई स्पेशल दिन नहीं है कि हमें एक दिन ही याद रखना है। जब आपको पता होगा कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है, बैंक ऑफ बैंक्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, बाबा साहब की कौन सी ऐसी जो किताब थी उसके बेस पे हुआ, जब आपको पता होगा, कोई भी बैंक देखोगे आपको बाबा साहब याद आएंगे। जब किसी भी महिला को आप दफ्तर जाते हुए देखोगे, ऑफिस में जाते हुए देखोगे, आपको हिंदू कोड बिल के बारे में पता होगा तो आपको बाबा साहब याद आएंगे। जब किसी भी कर्मचारी, जो कर्मचारी बैठ जाते हैं, ठीक है, उन्होंने अगर सपोज किसी तरीके से रिजर्वेशन का फायदा नहीं लिया, रिजर्वेशन का फायदा नहीं लिया, पर जब उसको डीए मिलता होगा या उसको कुछ घंटों के, उसको पता है कि मैंने इतने घंटे काम करना है, उसके जो काम करने घंटे करने के जो घंटे निर्धारित हुए हैं, जब उसके बारे में उसको कर्मचारी को पता होगा तो कहीं ना कहीं बाबा साहब जरूर याद आएंगे। उनका संघर्ष जो है वो इतना बड़ा है कि उसको छोटी सी बात में समाया नहीं जा सकता। अब हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि कैसे दे सकते हैं? अपने जीवन में उनको अपना के, उनके संघर्ष को अपना के, अपना काम सही तरीके से करते हैं। अपना काम क्या है? अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं, मेनली हम बच्चों पे फोकस करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं। आपका काम क्या है? पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लेके आना। सिर्फ नंबरों की बात नहीं, नंबर तो चलो ले लोगे आपने सीखना है, जो पढ़ना है वो सीखने के लिए पढ़ना है। अच्छे तरीके से पढ़ोगे, डिटेल में चीज़ को समझ के पढ़ोगे, सीखोगे किसी चीज़ को। नंबर तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आई जाने हैं। जब आप पढ़ोगे, आप आगे जाओगे, इंटरव्यूज में बैठोगे, एग्जाम्स दोगे, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होएगा, तो आप कभी मार ही नहीं खाओगे। पेपर्स वगैरह जब हम तैयारी करते हैं ना, जब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है, फिर पेपर ऐसे निकलते हैं, लगातार निकलते हैं, पता लगता है 1 नौकरी 2 भाई साहब हमारे सामने एग्जाम्पल है। इन्होंने 10 नौकरियाँ छोड़ी हैं। सबसे पहले हमारे इलाके के सबसे पहले इंजीनियर हैं ये। उस टाइम इन्होंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था, उस कॉलेज में एडमिशन लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वो कॉलेज मतलब जाना माना कॉलेज था इलाके का। इन्होंने उसमें एडमिशन इनका हुआ मेहनत पे, अपनी मेहनत पे, मेरिट पे वहाँ गए। वहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिली। हेल्थ इशू आ गए, कोई इशू नहीं, हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद इन्होंने एग्जाम दिया, क्लास 1 ऑफिसर का पेपर उनका उस टाइम का सब कुछ क्लियर हो गया। कोई बात नहीं, उसमें कोई कोर्ट केस हो गया, कोई इशू आ गया। इन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, और लड़ाई एक बंदे ने लड़ी गवर्नमेंट के खिलाफ, जो छोटी बात नहीं है। जब ना कोर्ट केस होता है, भर्तियों कोई कोर्ट केस होता है ना, बड़ी बड़ी यूनियन के पैर खड़े हो जाते हैं। इन्होंने अकेले ने वो लड़ाई लड़ी है। बीच में पता नहीं कितनी आर्थिक उतार चढ़ाव देखे हैं, पर हिम्मत नहीं आई। हमने बच्चों को एक्सपीरियंस दिए, हम सबको जोड़ के रखा है, हम सबको मोटिवेट किया है। जब भी हमें मिले हैं, हमें वही बात बोली है कि करना क्या है, कैसे करना है, इनका यही क्वेश्चन होता है, क्या प्लानिंग है, क्या सोचा तुमने। मेरे ख्याल से लगातार जितने साल से हमने होश संभाला है, जितनी मोटिवेशन इनसे हमें मिली है, मैं उस चीज को मानता नहीं कोई और हमें वो दे सका है। ठीक है, रही बात बच्चों की, वही तुम अपना ध्यान से अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो उसको ध्यान से करो, समझ के करो, अपने टारगेट फिक्स करो। पता है घर में सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, पर वो हमने बहाना नहीं बनाना। वो हमारा बहाना बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। ना हमारे पास जमीन है, ना हमारे पास इतना पैसा है कि कोई बिजनेस खड़ा कर लेंगे। हमारे पास बहुत ही बढ़िया चीज है, एजुकेशन है हमारे पास। उसका जितना यूज करोगे आप, जितनी बड़ी चाहिए चले जाओ, जितनी बड़ी चाहिए आपके हाथ में हो, कितना फ्यूल आप डालते हो। फ्यूल पता है ना, मेहनत नहीं करती हो, कितना ऊपर आपने जाना है, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है सारी बात। और आपको बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको इतना कुछ मिल रहा है।
बाहर से आपको रिटायर्ड IAS अफसर आके समझा रहे हैं, डॉक्टर्स आके समझा रहे हैं, प्रोफेसर आके समझा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा लगती हो। आपके पास पंखा चलता है, बिजली की दिक्कत नहीं, आपके पास कॉमन्स है, यूट्यूब से आप बढ़िया कंटेंट देख सकते हो। जो पहला टाइम था, जो आप जो बैठे हुए आपको दिख रहे हैं, हम यहाँ पे हमारे टाइम पे वो चीजें बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब कि बिजली की हमें वेट करनी पड़ती थी, दिन में 4-5 घंटे अभी ठीक है। अगर आपको भी करना था, दिए मिट्टी के दिए भी होते थे, उनसे पड़ते थे ना, अपनी नाक वगैरह काली हो जाती थी, उसमें चली जाती थी ऐसी जो थी। अब तो आपका फैसिलिटीज है और एक्सपोजर मिल रहा है आपको। एक्सपोजर समझते हो ना? एक्सपोजर बाहरी दुनिया से का ज्ञान जो भी है अपना, जैसे हम घर पे बैठे हैं ना, यहाँ पे हमारा एक दायरा है, हम वहीं तक सोच सकते हैं। उससे बाहर आपको मतलब कि एक्सपोजर देने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे संस्था वाले काम कर रहे हैं। अभी आपका सीधा इंटरेक्शन IAS अफसर से रख देखो, आप कितनी लकी हो, तो आप उस चीज का फायदा उठाओ। स्टेज तैयार है आपके लिए, सिर्फ आपने मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। और दूसरी बात पेरेंट्स के लिए, जो मम्मी डैडी बच्चों के उनके लिए है, स्कूल बच्चा गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म, वो चीज छोड़ दो। पेरेंट्स का जितना ज्यादा योगदान होगा, बच्चे उतना ही अच्छा करेंगे। मैं पिछले 14 साल से टीचिंग लाइन में हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहता है, जिनके बच्चों के माँ बाप बच्चों पे ध्यान देते हैं ना, बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता सरकारी स्कूल जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, वो वहम निकाल दो कि प्राइवेट स्कूल के ही बच्चे अच्छे हैं। हम सभी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, भाई साहब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। हमने 3-3, 4-4 नौकरियां ऐसे ही छोड़ दी हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं भी यहीं से पढ़ा हूं, यहीं से गया हूं। मैं एक ये नहीं ऐसा हुआ कि बस लगी नौकरी, तुक्के से लगी नहीं, 3, 4, 5 पता नहीं नौकरी छोड़ दी है। अभी मैं पहले मैं हरियाणा आया, फिर चंडीगढ़ गया, फिर मैं चंडीगढ़ गया, फिर मैं हरियाणा में आ गया, फिर वापस चंडीगढ़ चला गया। फिर बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। तो आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री KS मेहरा जी जो आते ही रहते हैं और आज के हमारे चीफ गेस्ट भी हैं। इसी कड़ी में हमारे साथी बहुत ही आदरणीय साथी श्री अमनजीत जी लेक्चरर हैं जो हरियाणा सरकार में, वो भी आज हमारे बीच में आए। और हमारे स्टूडेंट कैडर के भाई अमित जी जो लॉ के स्टूडेंट हैं, बहुत ही अग्रेसिव तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही आक्रामक। बाबा साहब के बारे में आक्रामकता मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ करने का जुनून है, हमारे बीच में है। और हमारे स्टेज संचालक जो कर रहे हैं आदरणीय गुरप्रीत कोबरा जी, इनसे स्पेशल आग्रह किया, वो भी हमारे बीच में है। आप हमारे बहुत ही आदरणीय साथी भाई विनय गंगा जी, इनकी तो डेडिकेशन को सलाम। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। आज तक रिकॉर्ड है जितने प्रोग्राम यहाँ हुए, ऐसा प्रोग्राम कोई नहीं हुआ जो जनरल गंगा जी हमारे साथ नहीं रहे। मैं इनकी डेडिकेशन को सलाम करता हूँ। तो आप सभी हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें सभी आए, तो इस कड़ी में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहूंगा हमारे दादाजी हमारे बीच में बैठे हैं, वो स्टेज पे एक बार आए और चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको सम्मानित करने का काम करें। हमारे दादाजी श्री प्रसन्न राम जी एक बार स्टेज पे आए। हम यहाँ बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए बैठे हैं, तो बार बार क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने आप से कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं और क्यों जरूरी है यहाँ बैठना। मैं पहले भी कई बार मैडम को कहता हूँ, जो माँ है बच्चे के लिए जो है ना धरती है तो पिता आसमान है, क्योंकि माँ धरती है तो पिता आसमान है। अब देखो धरती छोटी सी है और आसमान बहुत बड़ा है। आसमान के बाद धरती जैसे जो है ना 8 ग्रह और है जो एक रेंज से बाहर है, 7 ग्रह बचते हैं और कितनी और चीजें हैं, एस्टेरॉयड है और सारी चीजें हैं। तो माँ धरती का मतलब क्या है कि माँ घर में बच्चे की फाउंडेशन बना सकती है, नींव बना सकती है। अब बाबा साहब के साथ
क्या क्या घटनाएं घटी, कितनी यातनाएं उन्होंने झेली, ये तो सभी को बता ही रहे हैं, सब लोग बताते हैं। लेकिन वही बताऊं मैं बात, जैसे हमारे भाई अमित जी कह रहे थे, बाबा साहब को मानने की जरूरत नहीं है, उनकी बात मानने की जरूरत है। बाबा साहब को मानने की जरूरत नहीं है, उनकी बात मानने की जरूरत है। क्योंकि अब तो आजकल तो क्या हो रहा है, सभी का ये हाल है कि जैसे शरीर में बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास चले गए, कोई डॉक्टर की तरफ देख रहे हैं, डॉक्टर जी मैं बीमार हूँ, बुखार है मुझे, सिर में दर्द है, पेट दर्द है, तो ध्यान क्या है कि भाई डॉक्टर को बोल रहे हैं, डॉक्टर को इस तरह देख रहे, सुई भी डॉक्टर की लग जाए, दवाई भी डॉक्टर खा ले, लेकिन आराम मुझे हो जाए। ऐसा हो सकता है कहीं? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप बीमार हो तो दवाई आपको खानी पड़ेगी। जो आदमी बीमार है दवाई उसको खाने पड़ेगी, उसके शरीर में दवाई जाएगी, इंजेक्शन लगेगा, तभी आराम होगा। और वो इंजेक्शन क्या है? बाबा साहब की शिक्षा। क्योंकि आप अगर सोच के देखो ना, केवल और केवल एक ही चीज है। हमारे सामने ये सम्मानित मंच बैठा है, सम्मानित मंच बैठा है, किस वजह से बैठा है? क्या कारण है जिसकी वजह से ये यहाँ बैठे हैं लोग? हो सकता है बता सकता है कोई बच्चा, भाई ये लोग यहाँ किस वजह से बैठे हैं, क्या कारण है? ऐसी क्या चीज है जो उन्होंने ली जो यहाँ बैठ गए? कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करने कोई बच्चा, कोई बच्चा बताएगा ये किस वजह से, ऐसे क्या चीज उन्होंने धारण करी जीवन में जो यहाँ बैठ गए? बताओ। हाँ, बच्चा बता रहा है कि अम्बेडकर जयंती है, लेकिन अम्बेडकर जयंती का दूसरा नाम है जिस वजह से बैठे। बाबा साहब का पहला वचन, बाबा साहब का पहला वचन पढ़ाई। जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि ये बच्चों को अगर हम ये बातें नहीं सिखाएंगे ना, कौन सिखाएगा? जैसा घर में माहौल बनाएंगे वैसे बच्चे बन जाएंगे। बच्चों का कसूर थोड़ी है, कहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा बन गया, मेरा बच्चा ऐसा बन गया, बच्चा ऐसा बन गया, मेरा बच्चा ऐसा बन गया। जब बाप बच्चे के सामने दारू पीता तो बच्चा दारू पिएगा तो रोक सकता नहीं सकता है। बाप बच्चे के सामने बीड़ी पीता तो बच्चा बीड़ी पीएगा तो रोक थोड़ी सकता है। अगर बाप बच्चे के सामने कोई गलत काम करता है, बच्चा भी वही गलत काम करे तो रोक थोड़ी सकता है। भाई सबसे बड़ी जरूरी बात है चरित्र। आदमी का चरित्र साफ होना चाहिए। ये चरित्र की वैल्यू है ना, आप लोगों का भी, जैसे ये बच्चे छोटे छोटे से है ना, हमारे बड़े हो रहे हैं, ये चरित्र की वैल्यू अभी समझ में नहीं आएगी आपको, अभी समझ में नहीं आएगी। जब आप लोग 35-40 साल के हो जाओगे ना, जब चरित्र की वैल्यू समझ में आएगी आपको, चरित्र की वैल्यू क्या है। ठीक है, जाने अनजाने में जो है कहीं समाज में रहते हुए वैसे गलतियां हो जाती हैं, आपसी मतभेद भी हो जाते हैं। तो लेकिन वो मतभेद भुला के कामयाबी की जिद पालनी है। आपसी भाईचारा खराब करने की जरूरत नहीं है, समाज के लेवल पे एक होना जरूरी है। अब कई बार कहते हैं ना, कोई किसी पार्टी में है, कोई किसी पार्टी में है, कोई किसी संस्था को ज्वाइन करके बैठा, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम सांस्कृतिक लेवल पे एक हो जाए, सांस्कृतिक स्तर है ना उस पे एक हो जाए। अब आप लोगों के सामने तो हमारे गांव में गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा साहब है ना हमारे गांव में। अब गुरुद्वारा साहब में ऐसा तो नहीं है कि गांव वाले सारे एक सुई के धक्के में निकले हुए सभी एक आदमी की बात मानते हैं। जब सरपंच का इलेक्शन होता है, कोई किसी पार्टी का होता है, कोई किसी पार्टी का होता है, कोई किसी पार्टी का होता है। लेकिन मैं ये भी साथ में बोलता हूँ कि मेरे गांव जैसा गांव कहीं नहीं। बार बार बोलता हूँ ये बात, अपने गांव के लिए जोरदार तालियां। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय सरपंच श्री महेंद्र जी हमारे गांव के साथ आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन किसी कारण से कहीं गए हुए हैं। तो बातचीत तो हुई थी कि क्योंकि आज का तो प्रोग्राम है मोदी जी का, सारी पंचायत वही गई हुई है, वो भी क्या करेंगे। तो उनके सम्मान में जो है जोरदार तालियां बजाएं। गांव में सरपंच का पद जो है ना कोई छोटा मोटा पद नहीं होता, एक सम्मानित पद होता है, पूरे गांव की जिम्मेवारी होती है उसके। कोई भी किसी घर में झगड़ा हो जाए, किसी का कोई काम है, कोई बीमार हो गया या कोई किसी को कोई दिक्कत है या किसी को कोई परेशानी है, सब किसको किससे बात करते हैं, सब सरपंच के पास आते हैं। तो सरपंच गांव का मुखिया होता है, उसके पास जो है बड़ी जिम्मेवारी होती है। हम लोग उसमें यहाँ बैठे हैं ना, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई ये लोग जो हमारी बात चल रही थी, तो जो सम्मानित मंच बैठा है ना, इनका एक ही मूल मंत्र है। पहले वाला मूल मंत्र बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए। कौन बच्चे बताएगा 3 मूल मंत्र कौन कौन से हैं? बताओ बच्चों।
ये इत्तेफाक से बाबा साहब की फोटो में नहीं लिखा हुआ, लिखे होते हैं। पहला मंत्र क्या है? शिक्षित बनो। पहला मंत्र क्या है? शिक्षित बनो। दूसरा मंत्र क्या है? संगठित बनो। दूसरा मंत्र क्या है? संगठित बनो। और तीसरा मंत्र क्या है? संघर्ष करो। और भाई बच्चों, बाबा साहब के अंदर 22 प्रतिज्ञाओं में से जब बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं करी थी ना, पूरे संसार का भ्रमण करके अपने जीवन के संघर्ष को देख के बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं की थी ना, उन 22 प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा भी आपने मान ली ना, सुधार हो जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। आप एक प्रतिज्ञा भी अगर मान लिया आपने, तो आप लोगों से मैं बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पे यही अनुग्रह करूंगा, खास करके माताओं से, भाई अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में इतना आगे ले जाओगे कि आप लोगों को सोचने की जरूरत ना पड़े। तंगी पढ़ाई से दूर होगी, शारीरिक कष्ट भी पढ़ाई से दूर होगा। अब कहते हैं ना भाई, ये बच्चा एक पढ़ रहा था, जो पानी से नहाते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं ना वो इतिहास बदलते हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में मेरे ठेकेदार साथी बैठे हैं, रामकृष्ण जी, जोरदार तालियां के लिए। ये हमारे चाचा जी बैठे हैं, प्रधान एक्स प्रधान श्री रघुवीर सिंह जी, ये तो मिसाला बनाई सारे सामाजिक लेवल में बैठ के कमेटी के प्रधान थे, इनके लिए भी जोरदार तालियां। क्योंकि देखो आज भी कमेटी बनी हुई है, पहले भी कमेटी बनी थी, वे हुआ एक इधर हो गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो उसमें थे हमारे दादाजी थे सीताराम जी, और हमारे चाचा जी थे प्रेमचंद जी, और मामचंद जी थे हमारे चाचा जी, वो कहीं और चले गए। और सभी लोग थे, सभी लोगों ने तहे दिल से साथ दिया, औरतों ने भी, आदमियों ने भी, सबने साथ दिया, सब एकजुट हुए। एक समय शक्ति थी तो वो ये स्थान बना हुआ है, आप सभी हम बैठ के देख रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने इस पे ध्यान दिया तो सब ये बना हुआ, बढ़िया बना हुआ, नहीं बना हुआ। तो आगे भी अगर आप लोग शिक्षा के स्तर पे इकट्ठे हो गए, मैं दावा करता हूं हर घर में से एक बच्चा नौकरी में नहीं लगा तो आप मेरे को कह देना। अगर मान लिया हर घर में से एक बच्चा सरकारी नौकरी में लग जाए, या एक बच्चा बिजनेसमैन बन जाए, एक बच्चे का सही काम हो जाए, करना क्या है? जो बच्चा पढ़ाई में चल रहा है ना उसका साथ दे, अंधविश्वास से दूर रहे, अंधविश्वास से दूर रहे। जो बच्चा पढ़ाई में चल रहा है उसका साथ दे। बाबा साहब ने इतने संकल्प लिए, इतने संकल्प लिए, उन संकल्पों में से एक संकल्प बताता हूं आपको। एक बार क्या हुआ कि बाबा साहब को सम्मानित करने की बात हुई, जैसे आप सभी ने मेरा मान सम्मान किया, सभी के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आए थे, ठीक है ना। वो सम्मान किसका है? सम्मान मेरा नहीं है, वो सम्मान शिक्षा का है, वो सम्मान बाबा साहब का है, जो उन्होंने हमारे एक शिक्षा का अधिकार दिया। वो सम्मान मेरा नहीं है, वो सम्मान आप सभी का है। आप सभी गर्व से कह सकते हो कि हमारे गांव से क्लास 1 अफसर डीजीएम हमारा बच्चा है, आप लोग कह सकते हैं। वो सम्मान आप लोगों का है, सम्मान मेरा नहीं है। लेकिन देखो, हम तो ये है कि आप लोगों को बीच बीच में जगाने के लिए आते हैं, वे अपने बच्चे की शिक्षा पे ध्यान दो, अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दो। मानना ना मानना आपकी बात है। तो बात बताता हूँ, बाबा साहब की धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती रमा देवी, माता रमा, अरे बात आपके लिए तो है। माता रमा बाबा साहब को सम्मानित करने की बात चल रही थी, तो एक सामाजिक लेवल पे एक प्रोग्राम किया गया, सामाजिक लेवल पे एक प्रोग्राम, सामाजिक स्तर पे एक प्रोग्राम चला, जैसे यहाँ बैठे हैं। लेकिन माता रमा बेचारी घर पे थी। माता रमा ये सोच रही थी भाई बाबा साहब को सम्मानित होते हुए मैं भी देखूं, जैसे मेरी पत्नी भी आई हुई थी उनके बीच में, आई हुई थी ना भाई अपने पति को सम्मानित हुए मुझे भी देखना है। तो परिस्थिति में बड़ा मैं गया थी, माता रमा के पास पैसे के लिए कपड़े नहीं थे, शरीर कपड़े तो होने चाहिए नहीं, कहीं ना तो बाबा साहब की बेइज्जती हो जाए, बाबा साहब के सम्मान में उनके साथ कहीं ना तो मुझे अपने साथ बुला ले, अपने मेरे पास सही है। तो माता रमा ने क्या किया कि वहां जाना छोड़ दिया कि बाबा साहब के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन दूर से पेड़ के नीचे खड़े हो गए माता रमा, ध्यान से देख लिया कि बाबा साहब को सम्मानित करने का समारोह चल रहा है। लेकिन अब बाबा साहब तो देखो उनकी सोच तो बहुत दूर की सोच थी कि आज हम बैठे हैं ना, ये आधुनिक भारत का निर्माण करने करेंगे। आज से 100 साल बाद भी अगर बात करेंगे तो बोलेंगे आज का निर्माण भी बाबा साहब ने किया हुआ है। आज का 100 साल बाद अगर बात करेंगे तो हमारे ये नहीं 100 साल बाद तो आप सोच के देखना कि आज का निर्माण भी कहेंगे बाबा साहब ने किया हुआ। तो माता रमा
दूर से खड़ी हुई ऐसे छिप छिप के देख रही है कि बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं लोग, ये कपड़े मेरे पास है नहीं। लेकिन माता रामा ने फिर भी घर पे क्या किया कि बाबा साहब को कहीं पगड़ी मिली थी सम्मान में, सम्मान की कहीं पगड़ी मिली हुई, पगड़ी घर में रखी थी। एक साड़ी थी बाबा साहब ने कभी दिलवाई थी, वो साड़ी निकाल के देखी, वो सिल्वर फिश हो जाती है ना, थोड़ी थोड़ी जुए हो जाती है, कभी जाने का मौका कहीं मिलेगी जो उसमें छिद्र हो गए साड़ी में, पहले की पहनने के लायक नहीं, इधर सिल्वर दिखेगा। अब उसने क्या किया कि पगड़ी ठीक ठाक हाथ में रखी थी, माता रामा ने क्या किया उसने साड़ी बना के ना पगड़ी की शरीर पे लपेट कर चली गई। पेड़ के नीचे खड़ी माता रामा साहब देख रही है, लेकिन बाबा साहब की ध्यान माता रामा में पड़ा। ध्यान से सुनने की बात है, आप लोग तो बहुत साधु संपन्ना बैठे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, तो बाबा साहब के का ध्यान माता रामा में पड़ा। बाबा साहब स्टेज छोड़ के माता रामा के पास गए, जाने तो भाभी क्या धर्मपत्नी माता रामा के पास गए कि माता रामा जो है ना छुप गई। अरे नहीं, कहते रामा सामने आ, ऐसे क्या मां क्यों नहीं आई? कहता ऐसा है बाबा साहब, अगर मैं आपके सम्मान में मैं अगर कोई मतलब कि वहां जाके मतलब आपको अपमानित नहीं करना चाहते, कहने का मतलब यह है कि मैं आपको जाके कि मेरे पास चल के कपड़े नहीं है और वो मतलब मैं घर के काम काज में क्योंकि बच्चे उनके बिजी रहती है। कहता वो बाबा साहब रो पड़े, बाबा साहब रो पड़े कि मैं ऐसा अभागा पति उसने अपनी पत्नी को मैं सही कपड़े नहीं दिला पाया। सोच सकते हो आप तो अब अपने घर वाले को काबू में कर लेते हो, एक मिनट में ये बाहर नहीं जाना, कान तोड़ दूं, ये नहीं करना, उसका नहीं करना, ये कर दूंगी, उसका नहीं करना, ये कर दूंगी। सोच विकसित करनी चाहिए अपनी। बाबा साहब पता है क्या कहते हैं? माता रामा जब बाबा साहब रो पड़े और बाबा साहब ने माता रामा से एक वादा किया। माता रामा ने कहा कि बाबा साहब मेरे से वादा करो कि मैं मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि मैं वहां नहीं गई, लेकिन मेरे से एक वादा करो कि मेरे समाज की कोई भी स्त्री साड़ी के बिना न कर सके। तो बाबा साहब ने वचन दिया कि रमा मैं तेरे से वादा करता हूं अपने समाज के लिए इतना कठोर प्रयास करूंगा और अपने समाज में इतनी जागरूकता लाऊंगा, अपने समाज में इतने जबरदस्त लिखूंगा कि मेरी माताएं बहनें साड़ी के लिए नहीं कर सकती। आज वो दिन है, आप लोग देख लो जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी है ना घरों में, अगर आप अलमारी खोल के देखोगे ना दर्जनों साड़ियां मिलेंगी, गिरेगी। एक ब्याह में साथी एक साड़ी में पहन के चले गए ना, एक साड़ी साथी में पहन के चले गए, वो साड़ी दूसरी साथी में पहन के नहीं जाते। ये किसकी देन है? ये बाबा साहब की देन है, ये बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर अगर आप लोग चलोगे ना, आप लोगों का उद्धार हो जाएगा। अपने बच्चों को शिक्षा देते बच्चे अपने ना, ये नई पौध है, बहुत बढ़िया चल रही है। अभी का साथ कैसे दे सकते हैं हम? आप सोच सकते हो इनका साथ हम कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले तो हम जो है ना आपसी मतभेद भुला के आपस में एक हो जाए। ये बुलाना है, ये बुलाना है, ये मन में बैन निकाल दो, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो छोड़ दो, कुछ नहीं रखा उसमें। अगर उसमें से कुछ मिला हो तो मेरे को बता दो, खड़े हो गए आपसी रंजिश में, आपसी झगड़े में किसी को कुछ मिला हो मेरे को बता होगी भी मेरे को तो ये मिला भी मेरे तो झगड़ गया देखो इतना बढ़िया, या किसी का उदाहरण हो गया हो, या किसी का बच्चा सरकारी नौकरी लग गया हो, या किसी के बच्चे ने बहुत बढ़िया काम कर लिया बताओ। तो अपने समाज में जो बुराइयां है ना, आपकी सामाजिक बुराइयां हैं, पहले तो मैं आप लोगों को यही आग्रह करता हूँ कि भाई समाज में कोई भी ऐसा काम, पहले भी मैं कई बार कहता हूँ समाज में कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे समाज दुखी हो जाए। ये बच्चों के लिए भी मेरी आग्रह है, बुजुर्गों के लिए आग्रह है, माताओं बहनों भी आग्रह है, कोई भी ऐसा काम, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे समाज में असमानता फैले। क्योंकि बाबा साहब ने भी क्या कहा, अब बाहर कहीं लंदन की बात है कि वहां एक सम्मेलन चल रहा था, तो बाबा साहब को किसी ने ऐसे नोट कर दिया कि आप लोग आपके भारत में तो एक ऊंच नीच कभी खत्म हो ही नहीं सकती, काटे मार मार के लोग हंस रहे थे। तो बाबा साहब खड़े हो गए, सामने आए, कहता ऐसा कोई मूल मंत्र है आपके पास? कहता मेरे पास है मूल मंत्र ऐसा, मेरे पास है मूल मंत्र ऐसा जिससे मेरे देश की असमानता ऊंच नीच खत्म हो सकती है। बाबा साहब ने तुरंत बोला कि सबसे पहले तो लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। जोरदार तालियां। सबसे पहले तो क्या है, लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। लोगों
लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। जब शिक्षा, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज जैसे हमारे अमित जी दहाड़ रहे थे, इसका मतलब क्या है? इन्होंने शिक्षा का दूध दूध जो है अच्छी तरह से पिया हुआ है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ, शिक्षा से ही निखार आता है जीवन में। शिक्षा से ही निखार, केवल एक ही चीज पे ध्यान दे दो आप। कहीं आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, XYZ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर ध्यान देना। अपने बच्चों को पढ़ के रखो कि पढ़ाई लिखाई आपकी कैसे चल कैसे नहीं चल रही। इसी कड़ी में आदरणीय हमारे व्यक्ति हैं श्री KS मेहरा जी, आदरणीय श्री लांगयान जी, आरपी लांगयान जी, डॉक्टर आरपी लांगयान जी, जो हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, हमारे गांव में कई बार आ चुके हैं, 7-8 दिनों के DC रहे। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आके हमारे से बात करते हैं। अभी गुरुदास जी महाराज की जयंती में भी आए थे थोड़ी देर के लिए। तो हमारे गांव से उनका स्पेशल प्रेम है। मेरा साहब आए, जैसे हमारे इसी कड़ी में हमारे डॉक्टर साहब अमरजीत जी भी आए, गुरप्रीत कोबरा जी आए, भाई अमित ने भी जाहिर किया। हमने तो थोड़ा को कहा कि आप लोग भी आओ, ये भी आए बेचारे। आप सभी लोग भी सुनने के लिए आए, क्योंकि ये आप लोगों के बिना हमारी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग हमारे को नहीं सुनोगे तो कुछ भी नहीं है। अगर आप पता क्या होता है, ऐसी बातें जो है ना आप लोगों को आज बोर करती हैं। आज ये यहाँ बैठे ना आप लोग, आपको ये बेकार बातें लगती होंगी शायद कई लोगों को, क्योंकि समाज में समझ में नहीं आ रही बात। तो बेकार बातें हैं, इनको कौन सुनेगा? 2 घंटे कौन झेलेगा इनको? कई बार ऐसी बातें भी आती होंगी, सोचते होंगे मन में आता होगा विचार भी, ये तो बोर करेंगे वहां बैठे ऐसी बातें समझाएंगे। आइए एक कीर्तन चल रहा होता, गीत कूद गा रहे थे, गाने तो ले जा रहे थे, वो सारा ठीक था, बंदा रखा करना चलता जाता। जैसे भाई ने बनाया बंदा रखा है बोला था, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है जिससे हम बात कर रहे हैं। सच्चाई का उदाहरण मैं आपके सामने हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है। सच्चाई का उदाहरण मैं आपके सामने हूं। आप लोगों को पता है, हमारे रामकृष्ण जी, इनको पता है कि इनके साथ में रहा, इन्होंने बेचारे ये मेरे साथ करते थे, करते मिला के करें तो साथ शुभकामनाएं सभी लोगों की, आप लोगों की है। लेकिन जो है ना, इनको पता है। एक बात की बात करता हूँ आप लोगों को, बड़ा टाइम स्ट्रिक्ट है। क्या नाम क्या रामकृष्ण जी का? महावीर गवर्नमेंट कंडीशन ले जाते थे। मैं IIT का प्रोस्पेक्ट लेके मेरे हाथ में था, बैंक से लेके आया, और उसका लड़का जो है ना अंदर बैठा, वो गेम चला रहा था। IIT का एग्जाम हुआ मेरे साथ, तो इनको पूछ रहे हैं वो ठेकेदार आप की हुई क्या लगा दिया IIT का एग्जाम देने के लिए फार्म भरेगा। ये बात हुई ना, उसने अपने लड़के को बुला के 2 जाओ हमारे वो जाओ जाते ए वे एक ठेकेदार के हाथ में तेरे वाला फार्म है जेड़ा तू भरना है। सोच के देखो, 1000 रुपए का फार्म था वो, उसने इतना मतलब मुझे मतलब शाबाशी दी, कहने लगा यार बताओ हमारे वाला बच्चा है वो अंदर बैठ के ये काम कर रहा है। तो मैंने भी जिद पड़ रखी थी, हार नहीं मानी। देखो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है जिसमें से मैंने बीटेक करी, आज मेरा बेटा भी वहीं से बीटेक कर रहा है। और उम्मीद है कि वो NIT बन जाएगी। तो मैं ये कहता हूं कि आप लोग ये सोच के देखो कि शिक्षा में कितनी पावर है। सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देने की जरूरत है आपको। आप लोगों को प्रण करना है, शिक्षा पे काम करना है। तो बीच में बात रही थी, आदरणीय लांगयान जी ने एक कंसेप्ट हमारे को दिया हुआ है, उसको हल्के बनाने होंगे। अभी एक खबर आई हुई थी, कल की बात है, मेरा साथ कल की बात है ना, पिछले 3 साल में 74,000 बच्चों ने जो नवोदय स्कूल के प्रोडक्ट हैं, जो नवोदय स्कूल में पढ़ाई करी, जिन्होंने नवोदय स्कूल के बारे में आप जो मर्जी कमेंट करते हो, जैसे मर्जी सुनते हो, जैसे मर्जी हो, क्यों अच्छाई बुराई समझ नहीं होती है। 74,000 बच्चों ने IIT के एग्जाम को क्रैक किया। बच्चों ने नवोदय स्कूल के, और नवोदय स्कूल का एग्जाम तो हमारे सामने ये बच्चा बैठा गोल्डी MSc कर गया, BSc कर गया, HCAT, CCAT, नेट सब कुछ पास है। समय की बात है, कामयाबी भी जोरदार मिलेगी, ऐसी बात नहीं। कई जैसे बच्चा वो फॉर्म है, गौरव है और अमन है, लगे हुए, वो कहते हैं कि लगे रहो किनारे, कभी तो लहर आएगी,
जीवन में हमारे भी लहर आई। मैं आप लोगों को ज्यादा गर्व की बात नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी 10वीं नौकरी है। मेरा साल को बताया, एक नौकरी को बताया ना, ये मेरी 10वीं नौकरी है पिछले 3 साल के अंदर। क्योंकि पहले मैं प्राइवेट नौकरी में था फैजाबाद में, वहां चलो काम चलता रहा, अपना घर की जिम्मेवारियां थी, थोड़ी सी वो चलती रही। लेकिन ये 10वीं नौकरी है मेरी। जब मैं इस एज में कर सकता हूँ तो आप लोग तो यंग हो, आप लोग नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते हो। तो आप लोग सोच के देखो कि 74,000 बच्चों का रिकॉर्ड है पिछले 3 साल का आईआईटी का एग्जाम क्रैक करने का। और आईआईटी का एग्जाम जो की मैं बात कर रहा था वो एग्जाम है, और टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट है इंडिया लेवल के, उन्हें बच्चे एडमिशन लेने के लिए तरसते हैं। और जिस बच्चे का एडमिशन हो गया ना, समझो उसका 50 लाख रुपए 1 साल का पैकेज लग गया। 50 लाख रुपए सोच सकते हो, 12 तो 48, 4 लाख रुपए महीना कम से कम। सोच सकते हो आप लोग, 4 लाख रुपए महीने का। अभी हमारे मन में थे कि हमारे चच्चे गाने का सुभाष, जिसको यहाँ बिट्टू बोलते थे, कई लोग उसको प्रेम चोपड़ा ही बोलते थे। तो वो आज जो है ना एक्शन है बिजली बोर्ड में, नवोदय स्कूल का प्रोडक्ट है। बिजली बोर्ड में एक्शन है और करवाड़ी में उसकी लेक्चरर है। आप लोगों के बीच में जैसे ये भूषण है, अभी जिसने स्पीच दी, भूषण को देखो, यहाँ भी कहीं मंजूरी थी, लेकिन भूषण भी लेक्चरर है और उसकी वाइफ भी लेक्चरर है। जोरदार तालियां बनती नहीं बनती है? ये हमारे लिए गर्व की बात है। देखो कहते हैं ना, मैं पिछली बार भी कहा था कि हकीकत में नहीं संगीत बनावट के फूलों से खुशबू कभी आ रही थी कागज के फूलों से। वो बाबा साहब कहते हैं कि अच्छा पहनने से, अच्छा खाने से वैल्यू नहीं बढ़ती, अच्छा पहनने से, अच्छा खाने से वैल्यू नहीं बढ़ती, अंदर से अच्छा होने से वैल्यू बढ़ेगी, अंदर अपने गुण डालने से वैल्यू बढ़ेगी, अपने विचार बढ़िया डालने से वैल्यू बढ़ेगी। तो बातें करने की बहुत ज्यादा है। मैं अंत में आप लोगों को यही बात कहूंगा, क्योंकि हमारे रंगा जी हैं, इन्होंने आगे प्रोग्राम भी कवर करना है, ज्यादा ही समय लीजिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनका सारे काम छोड़ के मेरे साथ आया इस प्रोग्राम की कवरेज देने। तो मैं आप लोग, अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो 4वीं क्लास में है और 5वीं क्लास में है? अभी आप खड़े करो, खड़े हो जाओ, जो 4वीं क्लास में और 5वीं क्लास में खड़े हो जाओ। जो भी बच्चे अच्छा 3री क्लास, 4वीं क्लास और 5वीं क्लास वाले सारे खड़े हो जाओ। 3री क्लास, 4वीं क्लास और 5वीं क्लास, जो बच्चे 3री क्लास में, 4वीं क्लास में और 5वीं क्लास में हैं, या जो बच्चे 5वीं क्लास पास करके 6वीं क्लास में चले गए और नवोदय स्कूल में दाखिला लेने के इच्छुक हैं, वो खड़े हो जाओ। मोल्डी कहाँ है? एक कौन सी क्लास है? 5वीं और दूसरा कहाँ है? 6 में हो गया वो, ऐसे कैसे? अच्छा ये देखो, बहुत सारे काम है हमारे काम में, क्योंकि कोई भी अपना काम छोड़ के कहीं भी किसी को दिखा सकता है। उनको अच्छी शिक्षा दी, यही बात हमारी आपसे पूछा। संजीव कुमार की, अच्छा बहुत भाई, ये बेटी का नाम सुनता हूँ मैं, पढ़ाई करती है अच्छी, इसकी माता को भी पलक खड़े हो जाना अपनी जगह पे। ये थर्ड आई है, जोरदार तालियां। अभी जो है ना, मैंने वहां नंबर भी लाया ना, इसको सरकारी का भी धन्यवाद, जो बच्चे को अपने तैयार कर रहे हैं। सेकंड है ना भाई, जोरदार तालियां भाई बच्चे के हौसला मिलने के लिए। बच्चा ना बांट देते रहो, बड़े बड़े कहते हैं वहाँ दे जाओ, जल्दी करना। खड़े हो
हमारे पास रूहान जोत सिंह के 99% नंबर हैं। कौन सी क्लास में? 3rd क्लास में। बहुत जोरदार तालियां हैं बच्चे के लिए। चल कहीं पर 9 बजे का तो आ गई। करण, वो बच्चा करण कहीं रह गया। चलो सभी श्री जंडाल सिंह जी रंगा और भाई भारत भूषण ने बाबा साहेब के बारे में बहुत ही डिटेल में बहुत बातें आप लोगों को बताई। खासकर अमित जी ने बहुत ही ओजस्वी तथा विस्तृत भाषण दिया। अब मैं सभी बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको उसके जो निचोड़ है, जो सार है, वो 3 चीज़ों का जो सार निकलता है सारे भाषणों का, वो ये है। सबसे पहले तो बाबा जी के जो 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। दूसरा, आज तक आप लोगों ने भी देखा है, हम भी देखते हैं, बाबा जी को केवल दलितों का मसीहा कहते पुकारा जाता है। हालांकि ये बात सच नहीं है और आज के बाद हमें ये विश्वास है कि जितने भी यहाँ श्रोता हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, यदि उनके सामने कोई ये कहे कि बाबा साहब ने तो केवल दलितों के लिए काम किया, वो तो आपके ही रहनुमा थे, तो आप उनको बड़े अच्छे से समझा सकते हो। हमने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पर आप समझा सकते हो कि उन्होंने पूरे जितने भी हमारे देशवासी हैं, कोई उन्होंने धर्म नहीं देखा, कोई जात पात नहीं देखी, सबके लिए उन्होंने काम किया। और ये बहुत ही गौरव की बात है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उससे पहले अंग्रेजों के राज में ही बाबा साहेब 1942 से लेकर 1947 तक वो वाइसराय की कैबिनेट में मंत्री थे। उसको मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर बोला जाता है। मतलब अंग्रेजों के टाइम भी बाबा साहेब मंत्री थे, कोई भी भारतीय और नहीं था, अकेले बाबा साहेब के पास चार्ज था। जैसे उनके पास लेबर एम्प्लॉयमेंट 1947 तक अंग्रेज गवर्नमेंट में वाइसराय की कैबिनेट में मंत्री थे और उनके पास लेबर एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम रोजगार कह सकते हैं, रोजगार, सिंचाई योजना और फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट था। तो उन्होंने तीनों डिपार्टमेंट्स में जो काम किए वो सभी अमित जी ने गिनवाए आप लोगों को, एक एक काम। उसके बाद आज़ादी के बाद वो पहले कानून मंत्री बने। संविधान लिखने के बाद संविधान जब लागू हो गया उस टाइम भी वो कानून मंत्री थे। जब जो पार्लियामेंट में 4 तरह के कानून पास हुए वो डायरेक्ट महिलाओं को अफेक्ट करते थे और हिंदू कोड बिल के नाम से उसको जाना जाता है ज़्यादातर, हिंदू कोड बिल। तो आप ये कह सकते हैं कि बाबा साहेब ने किसी एक जात पात के लिए काम नहीं किया, वो सारे देश की भलाई में काम किया उन्होंने। तो वो सभी के वो देश के लीडर थे।
जो उनके कामों से जो आज हम लाभान्वित हो रहे हैं वो पूरा देश ही हो रहा है। ये नहीं कि भाई हमारी कोई अनुसूचित जाति या जनजाति ही लाभान्वित है। इवन जो ओबीसी की रिजर्वेशन लागू की गई वो भी बाबा साहब लिख के गए थे कि भी इनको भी, जो हमारे बैकवर्ड भाई है, इनको भी मतलब संविधान लागू होने के बाद जल्दी से जल्दी इनको रिजर्वेशन दी जाए। पर उसमें बहुत समय लग गया, बहुत लंबा समय लगा। जैसे 1947 के बाद रिजर्वेशन शायद 89 में लागू हुई, 89 में संघर्ष हुआ, उसके बाद रिजर्वेशन दे चले। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आपके दिमाग से भी ये बात निकल जानी चाहिए और लोगों के दिमाग में भी ये पड़ जाना चाहिए, जो दूसरे लोग हैं, कि बाबा साहब पूरे देश के नेता थे, पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया, न कि हमारे लिए। और संविधान तो पूरे देश का था ही, आप सब जानते हैं कि संविधान का फायदा पूरे देश को ही है। दूसरी थर्ड जो बात है वो ये है कि आप बाबा साहब को मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हम उनकी पूजा करते हैं भगवान की। पर खुद बाबा साहब ने ये कहा कि आप मेरी पूजा नहीं करनी है आपने, उन्होंने लिख के दिया ये कि आप मेरी पूजा ना करें पर मेरे बताए हुए मार्ग पे चलें। कहने का मतलब जो उन्होंने हमें शिक्षाएं दी हम उनको ग्रहण करें, कोशिश करें कि हम उन पे चलें। ये मेरे ख्याल आज सभी को स्पष्ट हो गए होंगे। एक बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हम हर साल ये जयंती मनाते हैं, बाबा साहब का कोई भी प्रोग्राम हो, आयोजित होता है, रविदास जी का होता है, ये बार बार हम क्यों करते हैं? तकरीबन हमारे पास वही लेक्चर होता है, वही बातें होती हैं जो हम आपको बताते रहते हैं, पर उसका एक कारण है। अब देखो ये छोटे बच्चे हैं, स्कूल के टीचर क्या करते हैं, यदि इनको नंबर सिखाने हो, इनको पहाड़े सिखाने हो तो इकट्ठे खड़ा करके और कहेंगे जोर जोर से बोलो 2 एकम 2 2 दूनी 4। क्यों किया जाता है? ताकि वो जितनी बार बच्चा रिपीट करेगा उसके दिलो दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी जुबान में। तो हमारा भी मकसद यही है, हम बार बार जो रिपीट करते हैं हर जयंती पे बाबा साहब के बारे में बताते हैं, उनकी शिक्षाओं को, तो वो हम आपको रिमाइंडर करते हैं कि आप उनकी शिक्षाओं का आदर करें, उनके ऊपर चलें, अपने बच्चों को उनके अनुसार डालें। चाहे आपको भूखा भी रहना पड़े तब भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि हमारी जो नींव है समाज की, खासकर हमारे समाज की, उन बच्चों के ऊपर ही है। कल को यही उसके कर्णधार होंगे। तो मुझे छोटा सा किस्सा याद आता है, जब 1947 के बाद पहली बार IAS ऑफिसर बनाए गए, तो उसमें जो हमारे सबसे पहले IAS ऑफिसर बने अपनी समाज से, उनको बाबा जी ने अपने घर बुलाया। घर बुला के तो वो IAS ऑफिसर थे, उन्होंने सोचा कि बाबा जी को मेरे से कुछ काम होगा जो मुझे बुलाया गया है। तो वो उनके दिमाग में यही था कि बाबा जी को सिफारिश करना चाहते होंगे, तो इसलिए मुझे बुलाया। मैं जिले का मालिक बन गया हूँ, क्योंकि उस टाइम जो आज मंत्री की पावर, उससे ज़्यादा पावर एक IAS ऑफिसर जो DC लगता था जिले में, तो उससे ज़्यादा पावर होती थी। मंत्री के पास आज कुछ भी पावर नहीं है। वो बाबा जी से मिलने गए तो उन्होंने उनका नाम वाम पूछा, उनको बधाई दी। फिर कहने लगे कि भाई देखो मेरे को आपसे एक बहुत बड़ा काम है। वो कहने लगे साहब बताओ क्या काम है? तो उन्होंने कहा भाई देखो, जैसे ही आप जिले में जाओगे, आप सबसे पहले अपने गांव में जाना, अपने गांव में जाना, अपनी ऑफिशियल कार में जाना, अपने गनमैन को साथ लेके जाना, ड्राइवर तो होगा ही कार का, और जो भी आपको गार्ड मिलेंगे उनको साथ लेके जाना, और बिल्कुल अपने मोहल्ले में जाके रोकनी आपने कार, कहीं नहीं जाना पहले कहीं, अपने मोहल्ले में जाना। तो उन्होंने सोचा कि ये बाबा साहब मुझे ऐसा क्यों करेंगे? तो बाबा साहब ने कुछ कहा, देखो आप अपने मोहल्ले में जाओगे, वहाँ कुछ औरतें उपले पास रही होंगी,
कुछ औरतें घर के आगे झाड़ू लगा रही होंगी, कुछ औरतें और काम कर रही होंगी। तो जब वो आपको देखेंगी और जो बच्चे आपको देखेंगे जो आपके साथ रहे हैं या आपसे जो छोटे हैं, जो स्कूल भी नहीं जा रहे वो जा रहे हैं, तो उनके ऊपर कितना अच्छा असर पड़ेगा। वो माताएं बहनें ये सोचेंगी कि क्यों ना मेरा बेटा भी एक दिन इसी पोस्ट पे पहुँचे, वो उसके दिमाग में ये बात खटकेगी। तो हमने ईर्षा नहीं करनी है, हमने रीस करनी है। ईर्षा और रीस में थोड़ा सा ही अंतर होता है। ईर्षा हम जलन में कर लेते हैं, रीस हम किसी को अच्छी चीज़ देख के उसको कोशिश करते हैं कि भी हम भी ऐसे बन जाए। तो बाबा साहब ने उनको इसीलिए कहा कि भी जब आप मोहल्ले में जाओगे तो आपको जो बच्चों पे असर पड़ेगा, माताओं बहनों पे जो असर पड़ेगा उसका बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा, और जो दूसरे समाज पे असर पड़ेगा वो तो उससे भी अच्छा होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही मांगेराम सरवाजी का जब यहाँ जुलूस निकाला गया, जब ये ज्वाइन करके आए, तो मेरा ख्याल आप लोगों को तो अच्छा लगा ही लगा, सारे गाँव को भी बड़ा अच्छा लगा होगा। जो भी हमारे हितैषी होंगे तो बड़े खुश भी हुए होंगे क्योंकि चलो हमारा एक बच्चा इतनी अच्छी पोस्ट पे निकला। तो कहने का भाव यही है कि आप जो हमें इन चीज़ों को समझो, इन बच्चों का ध्यान रखना, इनका कैसा भविष्य होगा ये आपके हाथ में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देखो भगवान ने कुछ बच्चों को जन्मजात कुछ गुण दिए होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि कुछ बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट होंगे आप उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखोगे, उन्होंने भगवान की तरफ से कोई उनके पिछले कर्म का कुछ होता है हिसाब किताब, जिसको प्रारब्ध भी कह देते हैं आज की भाषा में, तो वो होता है। तो उनको कुछ जन्मजात गुण मिले होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें मत्था खपाई करनी पड़ती है, उनको बार बार आपको वो देखना पड़ेगा उनकी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इन बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे मेरा साहब ने अपने जीवन का वृतांत सुनाया और किन किन कठिनाइयों में आगे वो बढ़े और कैसे अपना परचम लहराते रहे कदम कदम पे। तो आप लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसे नहीं समझाता कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो अपने अनुभव बताता है, अपने तजुर्बे बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे भी नहीं परिस्थितियों में भी काम किया। तो आप लोगों को भी यही मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों को केवल और केवल, और देखो मेरा सामने जो बातें बताई है ना उसमें एक ही कारण है, एक ही आधार है, शिक्षा। और कहीं चमत्कार नहीं हो गया, एक ही बात है वो शिक्षा। उन्होंने शिक्षा को पकड़ के रखा है और शिक्षा को ही आपने पकड़ के रखना है, आपका उद्धार हो जाएगा। तो अभी जो हमारी अंबेडकर सोसाइटी है वो उनके जो मेंबर हैं वो सारे एक बार सामने आ जाए। अंबेडकर से धारा का प्रचार प्रसार करना, पहला उद्देश्य क्या है? डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का प्रसार प्रचार करना, ये हमारी अंबेडकर कमेटी का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है समय समय पर महापुरुषों की स्मृति में समारोह का आयोजन करना, जैसे ये समारोह हो रहा है, ये कमेटी की जिम्मेवारी है। तीसरा उद्देश्य है समाज के हितों की रक्षा करना। समाज के हितों की रक्षा करने का मतलब क्या है कि समाज की भलाई के लिए कोई भी काम करना है। जैसे हमने प्लान कर रखा है कि धर्मशाला के आगे लेंटर डाल के इसमें सीढ़ी चढ़ा के ऊपर एक हॉल बना देंगे बड़ा। कई बार ऐसा होता है तो देखो हमारे गांव में गुरुद्वारा साहब है, वहाँ सारे प्रोग्राम हमारे हो जाते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जैसे गाँव में भी कहीं शादी होती है और हमारी भी शादी ब्याह वहाँ भी है, लेकिन सारा फिर एक ही जगह करना संभव नहीं है, तो ताकि गाँव वाले भी इसको यूज कर सकें और हम भी इसको इस्तेमाल कर सकें समय रहते। तो समाज के हितों की रक्षा करना है। समाज के हितों में यही है कि बच्चों की पढ़ाई की देखभाल करना, किसी बच्चे के साथ कोई कमी है। एक बात और रह गई थी, कोई भी बच्चा कोचिंग लेना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, कोचिंग लेना चाहता है, वो सामने आए, ये कमेटी जो है उस बच्चे की फीस भरने के लिए बाध्य हो जाए। कोई भी बच्चा, ये भी उसका हिस्सा है। कोचिंग लेना चाहता है या किसी ने कोचिंग भर रखी हो और वो उसके बाद मतलब ऐसे कहता है कि हाँ मैं समर्थ नहीं हूँ, वो कमेटी पे कर देगी। तीसरा अगला गुण है मेधावी बच्चों को समय समय पर प्रोत्साहित करना और उन्हें छात्रवृत्ति देना। जैसे बच्चों ने स्पीच दी थी ना, ये हमारा कुछ नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं तो आप लोगों को दे रहे हैं, परमात्मा की कृपा है सभी। अगला
जरूरतमंदों की मदद करना। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी सुख दुख आ जाए परिवार में, समाज में, कहीं भी दुख आ जाए तो कमेटी के पास इतना फंड रहे ताकि कमेटी उनकी हेल्प कर सके। सोसाइटी ने निर्णय लिया है कि समाज के आपसी मतभेदों और झगड़ों को निपटारा करना। सबसे पहले तो अपने आप ही ठीक होना है और फिर आप में जो मतभेद है उनको भी खत्म करना है। कहते हैं ना पानी में ठंड नहीं में रुखन लगते नीवा होकर चल बंदे, कोई फर्क नहीं पड़ता सॉरी करने में। अगला सामाजिक बुराइयां अंधविश्वास को खत्म करना, ये भी कमेटी का उद्देश्य है। गांव में बच्चों के लिए लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोलना, ये बच्चों के लिए जरूरी है। जो चल रहा है थोड़ा सा, इसको और आगे ले जाएंगे, डिजिटल बनाएंगे, वाईफाई भी लगवाएंगे, यहाँ स्क्रीन भी लगवाएंगे, यूट्यूब पे क्लासें भी चलेंगी। लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए उसके लिए। उसके बाद समाज के लोगों को भिन्न भिन्न आयोजनों के बारे में, आयोजनों के लिए स्थान उपलब्ध कराना। जो भी अभी स्थान उपलब्ध कराने का मतलब वही बताया मैंने, जैसे आपके बिल्डिंग है, ये कुछ एजेंडा है कमेटी के, और कमेटी के एजेंडे जो है ना, ये हमने इनमें पूरा ध्यान देना, एक एक एजेंडे को पूरा लेके चलना है। और कमेटी का देखो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अपना काम छोड़ के काम होता है। सारे कुछ मेंबर ऐसे भी देखे, कहीं फंसा हुआ था, किसी ने छुट्टी ली, किसी ने कुछ किया। संडे का प्रोग्राम करना था, लेकिन बैसाखी का पर्व कल होने की वजह से आज मंडे का प्रोग्राम किया, क्योंकि गाँव में भी कुछ बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है ना गुरुद्वारा साहब में, तो इसलिए आज का प्रोग्राम किया। तो आगे मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप नए दिन से कमेटी का साथ देंगे, और समय समय पर जो भी कमेटी की कोई समस्याएं हैं या कोई इनसे गलतियां हो जाती हैं, इनको अपना बच्चा समझ के माफ भी करेगा, उनको बैठा के अपने पास समझाएंगे भी ऐसे नहीं ऐसे कर लो, क्योंकि गलती का पुतला इंसान से गलती ना हो तो भगवान हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोग बुजुर्गों का और माताओं बहनों का सभी का साथ इनको रहना चाहिए कमेटी को, ताकि इनको मोटिवेट करते रहे, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि काम बहुत करने हैं। धीरे धीरे करके मौजूदा सरकार से यहाँ के फंड भी लेने हैं।